सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब अगर कोई भी पत्रकार किसी भ्रष्ट मंत्री, अफसर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम उजागर करना चाहे तो पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पिछले 10 साल में 28 पत्रकारों की हत्या की गई क्योंकि वो सत्ता में बैठे लोगों के घोटाले का पर्दाफाश कर रहे थे। बिहार एसआईआर के फर्स्ट फेज के बाद इलेक्शन कमीशन ने बिना नामों की सूची प्रकाशित किए और बिना कारण बताए 65 लाख लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया। जब सरकार से संसद में पूछा गया कि कोविड महामारी में कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई, सरकार ने जवाब दिया, डेटा उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में एयर पोल्यूशन पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किन संस्थाओं की है? क्या ये संस्थाएं अपना काम पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कर रही हैं? क्या वायु प्रदूषण से जूझने के लिए जो हजारों करोड़ों रुपए एलोकेट किए गए हैं, उनका उपयोग उचित तरीके से हो रहा है? क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता पर इस तरह के अंकुश लगाना जायज है? डेटा प्रोटेक्शन कानून का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और लोगों के जानने के अधिकार पर क्या असर होगा? इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। आपने देखी अब तक के जानने भी दो यारों के सफर की कुछ झलकियां। जिस देश में नागरिक सत्ता में बैठे लोगों से सवाल न पूछ सकें, उनसे सूचना न ले सकें, वो देश लोकतंत्र नहीं कहला सकता। 2025 में पारदर्शिता के मुद्दों पर देश भर में खूब चर्चा रही। इनमें से कुछ बड़े मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। जानने भी दो यारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। लोकतंत्र नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का हक देता है, सूचना लेकर सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने का हक देता है। अगर पारदर्शिता नहीं तो जवाबदेही नहीं। हमारे देश में हर साल लाखों लोग सूचना के अधिकार कानून आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके सरकारों से सवाल पूछते हैं, उन्हें पारदर्शी बनाते हैं। साल 2025 पारदर्शिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा। आइए देखते हैं कैसे एक तरफ सरकारों ने जनता के सूचना के अधिकार पर प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर लोगों के संघर्षों से कई अहम उपलब्धियां भी हासिल हुई। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बीजेपी सरकार बिना किसी पारदर्शिता के अहम बिल संसद में लाई, जिन्हें हड़बड़ी में पास कर दिया गया। किसी भी लोकतंत्र में जरूरी है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा कानून, जो देश के गांवों में लोगों को रोजगार का अधिकार देता था, उसे रिपील करने के लिए बिल्कुल गोपनीय तरीके से विकसित भारत जी राम जी बिल लाया गया। उसी तरह भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों को खोलने के लिए शांति बिल संसद में इंट्रोड्यूस किया गया। ये दोनों बिल देश के करोड़ों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। बिल्स की कॉपी पहले से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी, ताकि लोग उन्हें देख सकते, उन पर मीनिंगफुल चर्चा हो सकती, जिससे लोगों के हित में कानून बनते। लेकिन दोनों ही कानून के मसौदे बिना पारदर्शिता के पूरी सीक्रेसी में पार्लियामेंट में लाए गए। ना लोगों के साथ बिल पहले शेयर किया गया, ना ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और आनन फानन में दोनों बिल किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए बिना पास कर दिए गए।
तो अंजलि, अगर हम देखें कि फरवरी 2014 में भारत सरकार ने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये लिखा है कि कोई भी नया कानून पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका जो मसौदा है, यानी कि कानून का जो ड्राफ्ट है, वो पब्लिक डोमेन में डालना होता है। ना केवल कानून का ड्राफ्ट, उसके साथ कानून के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, वो सरल भाषा में समझाना होता है। उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं लोगों के लिए, उसके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में डालनी होती है। और कम से कम 30 दिन तक ये जानकारी पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए, ताकि लोग इसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकें, अपनी टिप्पणी कर सकें। और उस सारे फीडबैक के ऊपर सरकार को एक समरी डालनी होती है, और ये सब करने के बाद बिल को फाइनलाइज करके तभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होता है। यानी कि जो ये प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क बताती है कि कोई भी नया बिल आए लोकतंत्र में तो कैसे लोगों को बताया जाए, लोगों से उस पर चर्चा की जाए। इनफैक्ट सिर्फ ये वाली पॉलिसी नहीं, सूचना के अधिकार कानून में खुद भी लिखा हुआ है कि यदि सरकार कोई भी बड़ा निर्णय ले रही है, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी बना रही है, तो उसकी सारी जानकारी वाइल फॉर्म्युलेटिंग दैट पॉलिसी और वाइल टेकिंग दैट डिसीजन, सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और खास करके सरकार को ये समझाना चाहिए कि किस कारणवश ये लाया जा रहा है। तो अगर हम देखें, देश में पूरा फ्रेमवर्क है कि कोई नया मसौदा आ रहा है तो कैसे आपको लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है, उनका फीडबैक लेना है और फिर ही पार्लियामेंट में ले जाना है। लेकिन अगर हम देखें, ज़्यादातर जब सरकार नए कानून ला रही है तो उसमें ये पॉलिसी बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही। आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान है वो भी फॉलो नहीं हो रहे। और जैसा आपने बोला कि जो अभी विंटर सेशन खत्म हुआ, उसके जो आखिरी हफ्ता था, उसमें तो हमने देखा कि हद ही पार हो गई। मतलब एक तरीके से इतने बड़े बड़े कानून जो करोड़ों मजदूर, जो करोड़ों नागरिकों के अधिकार पे सीधा प्रभाव करते हैं, वो जिस दिन इंट्रोड्यूस हुए उसके दो तीन दिन के अंदर अंदर ही पास हो गए। मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता भी चला, मौका भी मिला बिल का मतलब प्रारूप देखने के लिए, उसकी लैंग्वेज देखने के लिए। और ये बहुत क्लियर है कि किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत अहम चीज है पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल अमृता, और जिस सीक्रेसी से और जिस अलैक्रिटी से इन बिल्स को लाया गया, पास किया गया, ये कानून बन गए, ये तो किसी भी लोकतंत्र में चिंता का विषय होना चाहिए। एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुई 2025 में, वो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेशों के बाद आखिरकार मोदी सरकार को केंद्र सूचना आयोग में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सभी रिक्त पद भरने पड़े। आरटीआई एक्ट के तहत सूचना आयोगों को ताकत दी गई है कि वो कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकें और उन्हें लोगों को सूचना देने का आदेश दे सकें, मजबूर कर सकें। यही कारण है कि सरकारें नहीं चाहती कि सूचना आयोग ठीक से काम करे और कमीशंस को खाली रखना चाहती हैं। इनफैक्ट ये रिकॉर्ड है कि मई 2014 से बीजेपी ने एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं की जब तक लोगों ने कोर्ट्स का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। कई सालों से केंद्र सूचना आयोग में केवल 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नियुक्त थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दोहराया कि सीआईसी में एक चीफ और 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्त न होने की वजह से कमीशन में केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जाती है, जिसके कारण लोगों को सालों साल सूचना का इंतजार करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेशों के बाद 10 दिसंबर को सरकार ने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का चयन किया। 9 साल के बाद पहली बार सीआईसी अब फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कमिश्नर्स के साथ काम करेगा। सूचना आयोगों में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति ना करने का सिलसिला केंद्रीय सूचना आयोग तक सीमित नहीं है। कई राज्य सूचना आयोगों में भी यही हाल देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें, देश में कुल मिला के 29 सूचना आयोग हैं,
एक है हमारा केंद्र सूचना आयोग CIC और 28 राज्य सूचना आयोग हैं। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस ने ये बताया कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कमीशंस काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितने पद खाली पड़े हैं। और सबसे जो चिंताजनक जो एक बात सामने आई वो यही थी कि जुलाई 2024 से लेके अक्टूबर 2025 के बीच में 6 आयोग तो ऐसे थे जो पूरी तरह बंद पड़े हुए थे अलग अलग समय के लिए, यानी कि उसमें एक भी जो पद है सूचना आयुक्त का, एक भी पद भरा नहीं हुआ था। इसमें झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा जैसे राज्य सूचना आयोग शामिल हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो 5 साल से ये पूरा का पूरा आयोग बंद पड़ा है, यानी कि 5 साल से बिल्डिंग तो है झारखंड में, लेकिन उसमें कोई भी कमिश्नर नहीं बैठे, क्योंकि नियुक्ति ही नहीं हुई, एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। और उसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति RTI डाल के झारखंड के किसी भी मंत्रालय या विभाग से जानकारी मांगना चाहे और उनको जानकारी ना मिले तो उनके पास RTI में जो अपील का प्रावधान है वो उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो उसको यूज ही नहीं कर सकते। एक तरीके से RTI बंद पड़ा हुआ है झारखंड में 5 साल। बिल्कुल। और यही स्थिति, और जैसे मैंने बोला कि 5 और राज्य सूचना आयोगों की भी थी। उसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी बताया कि बहुत सारे आयोग जहाँ पे काफी ज्यादा मामले लंबित थे, वहां पे कई सारे जो पद थे वो रिक्त पड़े थे। जैसे इसमें CIC की तो आपने बात करी ही, उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे कि देश में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। और पद रिक्त होने से क्या होता है कि जो बैकलॉग, जो पेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है और ज्यादा समय के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है अपनी अपील या कंप्लेंट आने के लिए। तो एक तरीके से जो RTI एक्ट का जो पूरा उद्देश्य है कि समयबद्ध तरीके से आपको जानकारी मिले, टाइम बाउंड तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो ही पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। अगर पूरे देश भर की हम बात करें तो 4 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं सारे सूचना आयोगों में, और 18 आयोग ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज्यादा का समय लेते हैं कोई भी नई अपील या कंप्लेंट को सुनने में। तो अब आप ये सोचिए कि यदि कोई स्टूडेंट जिसकी स्कॉलरशिप का पैसा रुक गया हो, वो RTI डाले, उनको पूरी जानकारी ना मिले, तो वो सूचना आयोग के पास जाएंगे। अब अगर उन्हें 1 साल वेट करना पड़ गया वो जानकारी लेने के लिए, हो सकता है जब तक वो जानकारी है उसका कोई मतलब ही ना हो, उसकी कोई मान्यता ही ना हो सकता है उनका साल भी खत्म हो गया हो। उसी तरह अगर हम सोचें कि कोई भी वृद्ध महिला या पुरुष हो जिनकी ओल्ड एज पेंशन आती है, यदि ओल्ड एज पेंशन रुक जाए, वो जानकारी मांगे, क्या 1-2 साल लोग वेट करेंगे इतनी बेसिक जानकारी के लिए कि मेरी पेंशन क्यों रोकी, किस कारणवश रोकी, क्या करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। इनफैक्ट हमने तो कई ऐसे केसेस देखे जिसमें लोग वेट करते करते खत्म हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है, खास करके जो ओल्ड एज पेंशनर्स और जो बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये क्लियर एक तरीका है कि RTI को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, ये सब पद रिक्त रखकर। इनफैक्ट अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार आया है। CIC की तो आपने बात करी ही, उसके अलावा कर्नाटका में भी अब सारे के सारे 11 पद भर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में नियुक्तियां हुई हैं, तमिलनाडु में नियुक्तियां हुई हैं, तेलंगाना का आयोग जो करीबन 1.5-2 साल तक बंद था वो फाइनली चालू हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आदेश दिया, और अब झारखंड पे भी आदेश दिए हुए हैं। तो मतलब कि ये सीधी बात है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से डंडे ना लगाए तो सरकारें तो इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रही, RTI को पूरी तरीके से सफोकेट कर रही हैं। तो इन्फॉर्मेशन डिलेड इज़ इन्फॉर्मेशन डिनाइड, और सरकारें समझ गई हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स ही नहीं होंगे तो उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता, उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप सूचना दीजिए, और कोशिश यही चल रही है। पर जो एक अच्छी उपलब्धि रही इस साल में वो यही थी कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करी इस मामले में, और फाइनली कुछ दबाव पड़ा कमीशंस के अंदर नियुक्तियां करने का सरकारों के ऊपर, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में केंद्र सरकार ने फाइनली मीटिंग बुलाकर सिलेक्शन कमेटी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कराई। एक और जो बड़ा मामला सामने आया इस साल वो है कि 14 नवंबर को केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू कर दिया, जिसके तहत RTI एक्ट को संशोधित करके कमजोर बना दिया गया। अब सूचना के अधिकार कानून की धारा 81J में किसी की कोई भी व्यक्तिगत सूचना सरकार से नहीं ली जा सकती, जैसे किसी का नाम या पता या संपत्ति का ब्यौरा।
तो ये तो लोगों के जानने के हक पर बहुत बड़ा प्रहार है। सोचिए, अभी हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगी जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। ये नाइट क्लब बिल्कुल इल्लीगल, अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। क्या लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए ये जानने का कि वो कौन भ्रष्ट अधिकारी थे जिनकी निगरानी में ये इल्लीगल शैक चल रहा था, जो परमिशंस ना होने के बावजूद इस नाइट क्लब को ऑपरेट करने की इजाज़त दे रहे थे? अब अगर लोग सूचना मांगेंगे तो कहा जाएगा कि आप तो अधिकारियों के नाम मांग रहे हैं, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो नहीं दी जा सकती। उसी तरह अगर कहीं करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और लोग कॉन्ट्रैक्टर का नाम मांगते हैं, या फिर वो जानना चाहते हैं कि आप हमें भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताइए, जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन करी और जाकर उन पुल और उन सड़कों के लिए पैसे रिलीज करें, तो वो सूचना भी अब नहीं दी जाएगी, ये कहकर कि ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नाम तो नहीं दिए जा सकते। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी। ये तो डेटा प्रोटेक्शन कानून कम और भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना इस कानून को लेकर यह भी रही 2025 में कि जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी गई और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तो जज ने इस कानून के लागू होने से पहले ही इसका हवाला देते हुए कहा कि सूचना नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि ऐसी व्यक्तिगत सूचना, पर्सनल सूचना ना दी जाए और इसलिए सूचना डिनाई कर दी गई। इससे तो लोगों के मन में ये बड़ा सवाल उठा कि शायद ये कानून लाया ही इसलिए गया है जिससे इस तरह की सूचना छिपाई जा सके। इनफैक्ट डेटा प्रोटेक्शन कानून हमारे जानने के अधिकार को एक और तरीके से भी संकुचित करता है। कानून में जितने भी जर्नलिस्ट और मीडिया हैं, उन सबको डेटा फिड्यूशरी बना दिया गया है। अब डेटा फिड्यूशरी की जिम्मेदारी है कि यदि वो किसी भी इंसान की व्यक्तिगत जानकारी को एकत्रित करें या उसको प्रोसेस करके उसको छापे, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, उनका पता या उनका संपत्ति का ब्यौरा, फोटो भी, कोई उनकी फोटो भी, तो ऐसी जानकारी छापने से पहले उनको उसी इंसान की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मतलब अगर जर्नलिस्ट को अपने काम के दौरान कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने पाया कि एक कोई सड़क या पुल पे बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ और उनको भ्रष्ट मंत्री का नाम पता चल गया, अफसरों का नाम पता चल गया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता चल गया, तो क्या अब वो उन्हीं भ्रष्ट लोगों से जाके अनुमति मांगेंगे कि सर क्या हम आपका नाम छाप दें और लिख दें कि आपने भ्रष्टाचार कर? और कोई क्यों देगा अनुमति भ्रष्ट इंसान? और ये तो बिल्कुल एक सीधा सीधा जो फ्री प्रेस है, जो प्रेस फ्रीडम है, उसको खत्म करने का एक तरीका बन रहा है। कानून में ये लिखा है कि यदि किसी भी पत्रकार ने अनुमति के बिना ऐसी जानकारी छाप दी तो उनके ऊपर करोड़ों का फाइन लग सकता है। इनफैक्ट कानून में जो पेनल्टी क्लॉज है वो 250 करोड़ तक की पेनल्टी लगाने की अनुमति देता है और वो 250 करोड़ 500 करोड़ भी डबल भी किया जा सकता है। तो मतलब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में कोई भी पत्रकार बता रहे हो कि गाँव में सड़क बन रही है, उसमें किस टाइप का भ्रष्टाचार है, वो नाम लिखने से पहले वो कापेंगे कि भाई इसमें अगर मेरे ऊपर 1-2 करोड़ की भी पेनल्टी लग गई तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो बहुत सीधा एक ये तरीका लाई है सरकार और इसमें कोई एफआईआर, कोई बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया भी नहीं फॉलो करनी। सिर्फ ये देखना है कि भाई आपने अनुमति नहीं ली और आपने किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी छाप दी तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इनफैक्ट ये सारी चिंताएं लेके एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, 22 और प्रेस क्लब्स और 2000 से ज़्यादा जर्नलिस्ट ने मिलकर सरकारी मंत्रालय जो मेती है, जो ये मिनिस्ट्री है जो इसको पूरा देख रही है, उनको चिट्ठियां भेजी, मेमोरेंडम भेजे और उन्होंने बोला कि आप ऐसा कानून लाएंगे तो प्रेस फ्रीडम खत्म हो जाएगा, कैसे मीडिया अपना काम कर पाएगा। उनकी ये सब चिंता व्यक्त करने के बावजूद ये कानून पास हुआ। उसके बाद अब तो ये कानून लागू भी हो गया है। और अगर हम और देशों में देखें जहाँ पे कि ऐसे कानून बने हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का अगर आप देखें, वहाँ पे जहाँ पे GDPR एक फ्रेमवर्क है डेटा प्रोटेक्शन के लिए,
उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जीडीपीआर जो डेटा प्रोटेक्शन है यूरोपियन यूनियन का, उसके कोई भी प्रावधान मीडिया के फ्रीडम को नहीं रोक सकते। यानी कि जर्नलिस्ट को छूट है कि वो अपना काम करे, वो व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करे, उसको इस्तेमाल करे, उसको एनालाइज करे, उसको प्रोसेस करे। और उसमें कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है क्योंकि फ्री प्रेस भी ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन के नाम में, जैसे आपने बोला कि भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन भी है और मीडिया ख़त्म करने का भी एक ये नया तरीका निकाल लिया है। इनफैक्ट इसके ऊपर जानने भी दो यारों में हमने एक लंबी चर्चा भी करी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट अब बन गई हैं संगीता पिशरोटी और अपार गुप्ता लॉयर के साथ में। ये जो लेटर है ये 22 प्रेस बॉडीज के साथ जॉइंट मेमोरेंडम है जो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सबमिट किया गया, उनको जून 24 को दिया गया है। और उसमें हमने सबसे बड़ा कंसर्न तो ये उठाया, 2-3 चीज़ें हैं मुद्दे। पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा, थोड़ा सा आपने एक झलक तो दिया कि ये डीपीडीपी एक्ट क्या चीज़ है। उसमें हमारे ही प्रेस क्लब में एक जॉइंट ओपोजिशन के जॉइंट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये इस एक्ट में ही हुआ था। तो उन्होंने उसमें गौरव गोगोई था, वो ओपोजिशन के डिप्टी लीडर है कांग्रेस के लोकसभा में। तो उन्होंने एक बड़ा चीज़ कहा, वो कह रहे थे कि जब वो ड्राफ्ट बिल उनको दिखाए गए थे उसमें एक जर्नलिस्ट को एक्सक्लूड किया गया, दिखाया गया था। लेकिन ये जो एक्ट पास किया गया, वॉइस वोट से पास किया गया, उसका कोई डिस्कशन नहीं रहा। उसमें पार्लियामेंट में कुछ लोगों को कोई झलक ही नहीं दिखने को मिला कि एक्ट क्या है। जो क्यों दिखने को नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम ओवर 100 पार्लियामेंट जो ओपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, बाहर हो गए थे। तो उसमें किसी को पता ही नहीं चला, ये पास हो गया। पास होने के बाद जर्नलिस्ट को भी पता चला कि ऐसा एक कानून आया है जिसमें जर्नलिज्म का जो नौकरी है, जो प्रोफेशन है, उसको भी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। जर्नलिज्म अब देखिए मतलब 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमें हमेशा सवाल सरकार की तरफ से नहीं पूछना है, हम सरकार को लोगों की तरफ से पूछना है। तो ये हमारा दायित्व है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपका प्रोफेशन, आपका जो नौकरी है वो करने का आपका वो फंडामेंटल राइट है, आपका राइट है वो राइट टू वर्क। तो उस पे एक प्रहार हो रहा है जो हम समझ रहे हैं। तो अपार जी है यहाँ पे, तो डिस्क्राइब करेंगे, आपको बता सकेंगे कि कितना ये डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है। हमने पूरे जांच करी, उसको स्टडी करा और उसके बाद वही क्लैरिफिकेशंस एक तो मांगे हैं कि इसमें हमारा काम का जो अगर इफेक्ट होगा तो हमें बाहर रखिए इस पे। तो ये मेन इशू है। और दूसरा बात जो आपने करप्शन वाली बात कही, इस पे हम सबका बहुत मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करते हैं, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, तो उनको ये बहुत चिंता रहा कि अगर करप्ट से जाके, मोदी सरकार तो इसमें आया था ना कि करप्शन हटाएंगे, अगर करप्ट लोगों को अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में, उनसे सवाल, उनसे परमिशन लेके हमें छापनी पड़ेगी। और नहीं तो 250 करोड़, नहीं तो 500 करोड़ तक वो जा सकता है वो जुर्माना। कहां से एक सैलरीड जर्नलिस्ट लाएंगे? 2025 में एक और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे की ओर अब बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, SIR। ये SIR करने का ऑर्डर बिना किसी पारदर्शिता के बिल्कुल एक फरमान के जैसे जारी किया गया, जिसके तहत देश के 100 करोड़ वोटर्स की नागरिकता चेक की जाएगी और अगर वो दस्तावेज ना दिखा सके तो उनसे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। चुनाव आयोग से जब RTI एप्लीकेशन लगाकर पूछा गया कि आप SIR करने के डिसीजन की फाइल शेयर करें जिससे कि लोग जान सकें कि SIR करने का डिसीजन कैसे लिया गया, किसके साथ कंसल्टेशन हुई, किसने निर्णय लिया, तो इलेक्शन कमीशन ने सूचना देने से साफ मना कर दिया। कहा कि ऐसी कोई फाइल इलेक्शन कमीशन में है ही नहीं। यहाँ तक कि ECI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तो RTI एक्ट के तहत लिख दिया कि देश में SIR करने का निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया ही नहीं। मतलब बिल्कुल अद्भुत बातें। इतनी सीक्रेसी इतने बड़े डिसीजन को लेकर जो 100 करोड़ वोटर्स को प्रभावित कर रहा है।
यही नहीं, एसआईआर के हर कदम पर इलेक्शन कमीशन गोपनीयता के पर्दे के पीछे छुपता नजर आया। बिहार एसआईआर की पहली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में जब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने डिलीटेड नामों की सूची जारी करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग सभी डिलीटेड वोटर्स के नाम रीजंस फॉर डिलीशन के साथ सार्वजनिक करे, जिससे कि लोग ये चेक कर सकें कि कहीं उनका नाम गलत तरीके से डिलीट तो नहीं हो गया है। इस पर हमने बात की थी योगेंद्र यादव से, उसको आप अगर सुने। पूरा एसआईआर का जो शुरू से आखिर तक का खेल है, ये खेल ही इसका है कि कैसे कैसे सूचना को दबाया गया। बिल्कुल। अब आप देखिए, इसका ऑर्डर आया 24 जून को ऑर्डर आया। आप सिंपल सी चीज सोचेंगे कि अच्छा, इन्होंने क्या इससे पहले डिलिब्रेशंस हुए होंगे, कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ कंसल्टेशन हुई होगी। भाई लॉ मिनिस्ट्री से आपने पूछा होगा, इतना मेजर आप काम कर रहे हैं, आपने इंटरनल कंसल्टेशंस किए होंगे, आप कह रहे हैं कि फलां डॉक्यूमेंट हम स्वीकार करेंगे, फलां नहीं, तो आपने चेक किया होगा कौन से डॉक्यूमेंट है, कितने लोगों के पास हैं। आज तक कोई सूचना नहीं। कहा गया कि 2003 में हमने पहले किया था, वैसा ही कर रहे हैं। अच्छा भाई, 2003 का कागज दिखा दो ना, क्योंकि वैसा नहीं किया गया था। आज तक वो 2003 का कागज ना तो पब्लिक डोमेन में है, ना सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, हमारे मांगने के बावजूद नहीं दिया गया। एक बड़ा सवाल जो पिछले कुछ चुनाव में उठा है वो है वोटर टर्नआउट को लेकर। अगर हम देखें, उड़ीसा में जब चुनाव हुए, वहां की एक पार्टी बीजू जनता दल बीजेडी ने बोला कि ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इतना ज्यादा अंतर आ रहा है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट पुट आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड द फाइनल वोटर टर्नआउट पुट आउट अ फ्यू डेज लेटर। उन्होंने बोला कि 30% तक का फर्क आ रहा है, कि शाम को आपने क्या बोला, कुछ दिन के बाद क्या बोला। उसी तरीके से अगर हम लोकसभा के चुनाव देखें, उसमें कई फेजेस में 11% तक का फर्क आ रहा है। तो लोगों के मन में सवाल यही उठ रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही, बैलेट स्टफिंग के जैसे। बिल्कुल। क्या वाकई ही 5 बजे 6 बजे जब पोलिंग खत्म हो रही, क्या लाखों लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं पूरे राज्य में अपना वोट डालने के लिए? और इसीलिए लोग ये देश भर में जानकारी मांग रहे हैं कि वोटर टर्नआउट का जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसका नाम है फॉर्म 17C, उसकी आप कॉपी दें। अब दिल्ली में चुनाव के बाद जब लोगों ने बोला कि आप ये 17C की हमें कॉपी दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ने पलट कर एक अपनी इंस्ट्रक्शन की कॉपी दे दी, जो कि उन्होंने सितंबर 2024 में निकाली थी, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से लिख दिया है कि ये जो फॉर्म 17C है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वोटर टर्नआउट का, वो हम किसी आम नागरिक को देंगे ही नहीं। उन्होंने बोला ये हम केवल जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके केवल एजेंट्स को देंगे, हम किसी भी नागरिक को ये जानकारी नहीं देंगे। तो अब सवाल तो यही उठता है कि क्या ये चुनाव पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स के लिए किए जा रहे हैं, कि क्या ये चुनाव आम जनता के लिए, एक लोकतंत्र में लोगों के लिए किए जा रहे हैं? इनफैक्ट हरियाणा में इलेक्शंस के बाद जब लोगों ने सवाल उठाए और लोगों ने सीसीटीवी की कॉपी मांगी, लोगों ने फॉर्म 17C की कॉपी मांगी, तो पूरा मामला हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक। और दिसंबर 2024 में एक आदेश दिया हाई कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ऐसी जानकारी आप मना नहीं कर सकते लोगों को देने से। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद क्या किया। जैसे ही ये आदेश आया, तुरंत इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स बदलने के लिए बैठ गए और केंद्र सरकार के साथ मिलके 10 दिन के अंदर अंदर अपने सारे रूल ही बदल डाले और आरटीआई को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने रूल में लिख दिया कि अब से केवल वही जानकारी देंगे जो हम रूल में बोलेंगे कि हम आपको दिया करेंगे। तो मतलब कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जानकारी देने की जगह इन्होंने तो अपना पूरा फ्रेमवर्क ही बदल डाला और वोटर्स के राइट टू नो को एक बहुत बड़ी चोट लगाई है। और ये पूरा जो रूल बदला है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है 2025 में, और उम्मीद है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई आएगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार अपहोल्ड करेंगे वोटर्स राइट टू नो को। बिल्कुल अमृता, अगर हम देखें 2025 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने
3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं वोटर लिस्ट्स में, तमाम जगह पे। हरियाणा के चुनाव का तो उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो पूरा चुनाव ही का जो रिजल्ट है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उनकी एलिगेशन रही, उन्होंने प्रूफ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि हमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए जिससे कि ये चोरी पहले पकड़ी जा सके, चुनाव से पहले ही। और साथ ही में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी मांगी, क्योंकि ये कहा कि फेक वोटर्स आ रहे हैं उसको हम प्रूव तभी कर पाएंगे, डुप्लीकेट आ रहे हैं हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब हमारे पास सीसीटीवी कैमरा होगा। दोनों ही चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने देने से मना कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, निजता के कंसर्न्स हैं, हम ये नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने बहू बेटियों की प्रिवेसी की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि अगर हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मुहैया करा देंगे लोगों को तो बहू बेटियों की जो प्रिवेसी है उसका हनन हो जाएगा। भाई, जब आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं तब तो आप महिलाओं से कंसेंट नहीं ले रहे, तब तो आप ऐसे ही फुटेज ले रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, बार बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये दिखाने के लिए कि बहुत सारी महिलाएं आकर वोट करती हैं, इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेती हैं, वो फोटोग्राफ्स लगाते रहते हैं महिलाओं की और मुहैया कराते हैं ऐसा। लेकिन जब जवाबदेही के लिए मांगी जा रही है सीसीटीवी फुटेज तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं उनको प्रिवेसी के पर्दे के पीछे छुप रहे हैं वो। उसी तरह से मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट है उसमें भी ये दलील दी जा रही है कि प्रिवेसी का हनन होगा। साथ ही ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ने ये भी कह दिया कि अगर हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मुहैया कराएंगे तो लोग अपने कंप्यूटर पर फोटोज की अदला बदली कर सकते हैं और इसलिए जब लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो उनको अपनी फोटो नहीं मिलेगी वहां पर और वोट नहीं कर पाएंगे वो। मतलब इससे हास्यास्पद क्या चीज हो सकती है? कोई बैठकर अपने अगर कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे फोटो बदल भी दे तो उससे क्या इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर पे, उनके सर्वर पे फोटो बदल जाएगी? अब ज्ञानेश कुमार जी तो IIT के ग्रेजुएट हैं, वो तो ये सब समझते हैं। तो लोगों को भटकाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं प्रिवेसी के और ये मशीन रीडेबल चीज़ें ना देने के, वोटर लिस्ट और सीसीटीवी कैमरा ना देने के। और इनफैक्ट इस पे हमने बात भी करी थी और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी ने भी ये समझाया था कि किस तरीके से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन जरूरी जानकारी लोगों को देने से मना कर रहे हैं। कितने लोगों ने वोट डाला एंड अल्टीमेटली कितने वोट दर्ज हुए, ये सब फॉर्म 17C में दर्ज होता है। अब ये जो रजिस्टर है उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर एक जने का नाम 20 जगह था या एक ही फ़ोटो 20 जगह थी तो उन 20 में से कितने लोगों ने वोट डाला, और अगर उसने नहीं डाला तो किसने डाला, और अगर उसकी फ़ोटो किसी दूसरे जने ने डाल दिया तो कैसे उसको डालने दिया गया उस फोटो के साथ। लेकिन ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास है लेकिन वो देना नहीं चाहता और कह रहा है कि इस रिकॉर्ड के बगैर, सीसीटीवी के बगैर आप प्रूफ करिए कि इसने 2 जगह डाला। मतलब ये तो बिल्कुल थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है। और ये कहना कि भाई वोटर्स लिस्ट अगर मशीन रीडेबल दे देंगे तो उससे प्रिवेसी को हनन हो जाएगा। अरे भाई, वोटर्स लिस्ट तो सार्वजनिक होती है, अब मशीन रीडेबल बनाने से कैसे प्राइवेसी का हनन हो जाएगा? मशीन रीडेबल होने से तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं कि भाई, अब जैसे डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उस पर रन कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट वोटर्स आ रहे हैं। 2025 में पारदर्शिता को लेकर एक और मुद्दा जो सामने आया वो था कि सरकार जरूरी मुद्दों पर डेटा ही इकट्ठा नहीं कर रही थी, या फिर जहां पे डेटा दिया जा रहा था उसकी क्वालिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स थे।
इस समय अगर हम देखें देश में जन स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी जन संकट है वो है एयर पोल्यूशन। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमी पर भी इसका कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रकाशित होता है उसमें दुनिया के सबसे प्रकाशित देशों में से भारत 5वें नंबर पर पाया गया है। भारत की जो हवा है वो इतनी प्रदूषित है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्धारित किया है सेफ लिमिट, उससे हम 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हैं। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी लंग्स से एंटर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और बहुत ही भयानक बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, और ख़ास करके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट और उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही एक डेंजरस पोल्यूटेंट माना जाता है और ये की पोल्यूटेंट है। ये जो पूरी रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इसी PM 2.5 के बेसिस पे बताती है कि दुनिया भर में हवा की क्या स्थिति है। अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरे दुनिया के जो 100 जो सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उनमें से 74 शहर भारत में ही स्थित हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्नीहाट, वो असम और मेघालय के बॉर्डर पे पाया गया और दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर जो AQI का डेटा है वो एनालाइज करा जाए तो पिछले 2 सालों में दिल्ली में एक भी साफ हवा का दिन नहीं था, यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बताया है कि इस सारे प्रदूषण का कितना खतरनाक इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल से कम हो रही है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के निवासियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5 सालों से कम हो रही है। लैंसेट में प्रकाशित स्टडी ने ये भी बताया है कि अगर हम देखें कि कितनी मौतें हो रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, तो 2022 के आंकड़े उन्होंने बताए कि 17 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई भारत में एयर पोल्यूशन के कारण। और साथ ही में एयर पोल्यूशन जो कि आज के समय में एक जन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट बन गया है, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव भी हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जितनी प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, उसका अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो भारत का करीबन 10% GDP का लॉस हो रहा है एयर पोल्यूशन के कारण। तो सोचिए कि इतना बड़ा मुद्दा है और इस पे अगर हम देखें डेटा को लेके कितने बड़े बड़े गैप्स हैं। अब देश में 4000 से ज़्यादा शहर हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कुल मिलाकर 600 से कम शहरों में AQI के मॉनिटर्स लगाए गए हैं, यानी कि सरकार डेटा ही नहीं एकत्रित कर रही कि एक्चुअली एयर क्वालिटी है कैसी। तो दिल्ली में रहते हैं तो हमारे पास डेटा आते रहता है बार बार कि कितने क्या है आज AQI, आज सुबह क्या हाल था, आज शाम को क्या हाल था। लेकिन यदि आप थोड़े मेट्रो सिटीज़ के बाहर रहते हैं तो चांस है कि आपके शहर में कोई AQI मॉनिटर ही ना हो। अब आप ये सोचिए कि देश के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिला के केवल 32 मॉनिटर्स हैं। मतलब पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र जो देश में इतना बड़ा क्षेत्र है, कुल मिला के केवल 32 गांव में ऐसे AQI मॉनिटर्स लगे हुए हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ग्रामीण क्षेत्र में पोल्यूशन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे माइनिंग हो रही होती है, कहीं पे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कहीं पे आज भी जो चूल्हा है उसमें कोल या लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। तो पोल्यूशन मॉनिटर ही नहीं किया जा रहा, डेटा ही इकट्ठा नहीं किया जा रहा। ये भी देखिए कि जो भारत के जो सरकारी जो AQI मॉनिटर्स हैं वो 500 से ज़्यादा AQI मेजर ही नहीं करते। तो लोग भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो प्राइवेट AQI मॉनिटर्स हैं वो कई बार दिखाते हैं कि दिल्ली में AQI 1500 या फिर 2000 तक भी पहुंच रहा है, लेकिन सरकारी मॉनिटर्स कभी भी 500 से ऊपर नहीं जाते। इनफैक्ट एनवायरमेंट लॉयर ऋत्विक दत्ता के साथ हमने चर्चा करी थी इस पूरे मुद्दे पे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। डेटा मैनिपुलेशन जो हम एयर क्वालिटी में देखते हैं, मैं इसका फाउंडेशनल बेसिस को अटैक करने चाहता हूँ जी। पहले देखिए, जो आज हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं देश में, ये कितना शहरों से हम कलेक्ट कर रहे हैं। पूरे कंट्री में शहर है 4000, 4000 सिटीज़ है, और उन 4000 में से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो है इफ़ेक्टिवली ओवर ओनली
आपके जो टोटल है 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन है, अगर आप सीधे देखें तो केवल 130 सिटीज़ को हमने नॉन अटेनमेंट सिटीज़ माना है, 130 सिटीज़। सो 4000 में से हमने केवल 130 सिटीज़ को नॉन अटेनमेंट माना है, पर उसमें भी हमारा जो टोटल एम है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्लान है वो केवल है कि हम केवल 1500 मॉनिटर्स लगाएंगे देश भर में। तो आप एक जगह को अगर शहर बोलते हैं, राइट, 4000 शहर में आप एक भी मॉनिटर नहीं लगा सकते। दिल्ली में 40 मॉनिटर लगे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली जो है वो पोल्यूटेड में आ गया है। बट बाकी जो आप देख रहे हैं मोर देन 3,500 सिटीज जो है उनमें तो मॉनिटर्स लगे नहीं है, मॉनिटर लिए नहीं है। तो डेटा इशू बहुत क्रिटिकल है। डेटा क्वालिटी को लेकर भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। जो जीडीपी है देश का, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, उसमें क्या बेस ईयर लिया जा रहा है, क्या उसमें हेरा फेरी की जा रही है, इस पे बार बार देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट इस पे हमने ज्योति घोष से बात करी और उन्होंने बताया कि कितने बड़े सवाल हैं कि देश में जो इकोनॉमी है उस पे डेटा पे किस तरीके से हेरा फेरी की जा रही है। और ये सारे डेटा के जो सवाल है, इनको देखते हुए IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने इंडिया के जीडीपी डेटा को ग्रेड C दिया है, जो कि सेकंड लोएस्ट ग्रेड है। यानी कि IMF भी मानता है कि बहुत ज़्यादा सवाल है, इंडिया किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, क्या सरकार बेहतर स्थिति दिखाने के लिए डेटा को कुकअप कर रही है, नंबर्स बढ़ा बढ़ा के बता रही है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक सही जानकारी एकत्रित नहीं होगी, सही जानकारी लोगों के सामने नहीं रखी जाएगी, तब तक RTI का कोई मतलब नहीं है, तब तक हम जवाबदेही कैसे मांगेंगे। तो हमें साफ पता है और पहले से भी पता है कि मोदी सरकार डेटा से डरते हैं, या मैं उल्टा कहूँगी, उनको चाहिए कि हमारे सारा डेटा उनके पास आए, मगर उनकी कोई भी डेटा या जो आम जो रियलिटी है, हकीकत है, उसकी डेटा जनता के पास ना जाए। तो ये जो उनकी दुश्मनी है जानकारी से, ये सेंसस के साथ हुआ ही है और साफ साफ दिखता भी है, मगर और बहुत सारे क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि वो जानकारी के खिलाफ हैं। जनता को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। 2025 में सबको याद है किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी और नोटों की गड्डियां जलती हुई नजर आईं। इस पूरी शर्मनाक घटना की एक सिल्वर लाइनिंग थी, वो ये कि जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ये रेजोल्यूशन पास किया, फुल कोर्ट ने, कि हम जजेस ने कहा कि हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ सके, लोग जान सकें कि जजेस और उनके परिवारों के पास कितनी संपत्ति है और कहीं ये संपत्ति उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से डिस्प्रपोर्शनेट तो नहीं है, तो भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, जुडिशियल करप्शन तो नहीं हो रही। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल लोगों के सूचना के अधिकार के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए पिछले साल से बहुत बेहतर होगा, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।